साल 1998। उस वक्त अफगानिस्तान में धमक रखने वाले आतंकवादी संगठन अल कायदा की नजर 8,500 किलोमीटर दूर पश्चिमी अफ्रीका के एक छोटे से देश सिएरा लियोन पर थी। वजह टेरर फंडिंग। लेकिन सिएरा लियोन जैसा गरीब देश जो 7 साल से सिविल वॉर झेल रहा था, वहां से अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठन को पैसा आखिर कैसे मिल रहा था? बात कुछ ऐसी है कि सिविल वॉर के दौरान रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट यानी आरयूएफ नाम के एक विद्रोही संगठन ने सिएरा लियोन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर कब्जा जमा लिया था। कब्जा किया नदियों की खातिर। दरअसल इस इलाके में बहने वाली नदियों में धूल, मिट्टी और कंकड़ के साथ हीरे भी बहते थे। इधर आरयूएफ का इस क्षेत्र पर कब्जा हुआ, उधर ये हीरे भी उनके कंट्रोल में। मैनेजमेंट का काम मिला इब्राहिम बहा नाम के व्यक्ति को। इब्राहिम बहा लीबिया के तानाशाह गद्दाफी का खास था। वो ओसामा बिन लादेन के साथ अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ चुका था। 1998 से 2001 के बीच अल कायदा ने सिएरा लियोन के इन हीरो को सस्ते में खरीदा और फिर इन्हें यूरोप और अमेरिका के ब्लैक मार्केट में महंगे दामों पर बेचा। हपक कर पैसा आया और इस पैसे का इस्तेमाल अल कायदा ने किस काम में किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। उस वक्त दुनिया के तमाम एयरपोर्ट्स पर डायमंड स्मगलिंग को पकड़ने की कोई भी ठोस व्यवस्था नहीं थी, इसलिए भी अल कायदा का काम आसान हुआ। लेकिन बात फंडिंग तक ही सीमित नहीं रही। अल कायदा ने इन हीरो का इस्तेमाल पैसे को सुरक्षित रखने के लिए भी किया। 9/11 के हमले से ठीक पहले अल कायदा ने अपने अमेरिकी बैंकों से पैसा निकालकर सिएरा लियोन से हीरे खरीदे, क्योंकि हीरे स्टोर ऑफ वैल्यू के साथ साथ करेंसी नोट्स जितनी जगह नहीं घेरते। ये तरीका इतना फुल प्रूफ और इनोवेटिव था कि सीआईए जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी तक को भनक नहीं लगी। अल कायदा के इस तरीके को देखकर धीरे धीरे बाकी आतंकी संगठन भी फंडिंग जुटाने के लिए नए तरीके निकालने लगे और इस तरह दुनिया में टेरर फंडिंग का खतरनाक खेल और भी व्यापक हो गया। आज टेरर फंडिंग के इन्हीं तरीकों पर बात होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्ट मार्केट का कल्चर बाकी ट्रेड से काफी अलग और जटिल है। इस दुनिया में होने वाले लेन देन में प्राइवेसी और अनोनिमिटी का खास ध्यान रखा जाता है और यही वजह है कि कई खरीदार अपनी पहचान छुपाकर आर्ट पीसेज खरीदते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई देशों में इन ट्रांजैक्शंस पर खास निगरानी भी नहीं होती है और इन प्रोडक्ट्स को आसानी से बॉर्डर के पार भेजा जा सकता है। ये बात अपराधियों से पहले भला कौन ही समझ सकता था। लिहाजा धीरे धीरे ये आतंकवाद की फंडिंग के लिए आसान साधन बनते गए। कैसे? अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 2022 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, स्टडी ऑफ द फैसिलिटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंस थ्रू द ट्रेड इन वर्क ऑफ आर्ट। इस रिपोर्ट ने बताया कि 2 मुख्य तरीकों से महंगे आर्ट वर्क्स का इस्तेमाल आतंकवाद की फंडिंग के लिए होता है। पहला तरीका, आर्ट के जरिए फंड को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करना। जब अरबों डॉलर कैश में हो तो उसे संभालना मुश्किल होता है, बड़ी जगह की भी जरूरत होती है और इसकी हिफाजत करते फिरो सो अलग। लेकिन अगर इन्हीं पैसों से महंगी पेंटिंग खरीद ली जाए तो न ज्यादा जगह चाहिए होती है और न ही उसे छिपाने में दिक्कत होती है। माने कुछ महंगी पेंटिंग्स एक छोटे से सेफ हाउस में रखी जा सकती है और पैसे की वैल्यू भी सुरक्षित रहेगी। इन महंगी पेंटिंग्स को बेचना और उससे मुनाफा कमाना। उदाहरण के लिए जब इन पेंटिंग्स का ऑक्शन होता है और इन्हें 2 गुने 3 गुने दाम पर बेचा जाता है और पैसे का टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कभी कभी तो सीधे सीधे पेंटिंग्स का इस्तेमाल पेमेंट के तौर पर किया जाता है। सोचिए कोई आतंकवादी संगठन हथियारों की डील करना चाहता है तो वो कैश की जगह महंगी पेंटिंग दे सकता है, जिसे बाद में हथियार बेचने वाली कंपनी ऑक्शन में बेचकर कैश में बदल सकती है। साल 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी। इसमें बताया गया कि नजीम अहमद नाम के एक लेबनीज आर्ट डीलर के कलेक्शन को सील कर दिया गया। आरोप की वो हिजबुल्लाह को फंडिंग कर रहा था। नजीम गुमनाम ट्रांजैक्शंस के जरिए न्यूयॉर्क के आर्टिस्ट से पेंटिंग खरीदता, फिर उन्हें दूसरे देशों में भेज देता, जिससे वो अमेरिका में जमा हुए फंड्स को आसानी से लॉन्डर कर पाता। बाद में हिजबुल्लाह इन पेंटिंग्स के जरिए पेमेंट करता। महंगे आर्ट वर्क्स का इस्तेमाल कोलेट्रल की तरह भी होता है। कई फाइनेंशियल संस्थान हाई वैल्यू आर्ट पर कोलेट्रल के तौर पर लोन देते हैं। आतंकवादी या उनके फाइनेंसर्स इस तरह से लोन लेकर पैसे के असली स्रोत को छिपा लेते हैं, जिससे ब्लैक मनी व्हाइट हो जाती है।
कोलेट्रल वाला सिस्टम आसानी से इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि अमेरिका में कई आर्ट फाइनेंस फर्म्स हैं जो हाई वैल्यू आर्ट को लोन के लिए कोलेट्रल के रूप में इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इन फर्म्स पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म जैसे रेगुलेशंस लागू नहीं होते। आतंकवादी संगठन और उनके समर्थकों के बैंक अकाउंट्स पर अक्सर एजेंसियों की पैनी नजर रहती है, इसलिए कई बार इनके ऑपरेटिव्स दूसरे देशों में जाकर एक बिजनेस सेटअप करते हैं, बिजनेस के जरिए व्हाइट मनी जनरेट करते हैं और फिर इसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग में करते हैं। सोचा भी नहीं जा सकता कि किसी साफ सुथरे से दिखने वाले बिजनेस से टेरर फंडिंग हो सकती है। इजराइल की बार इलान यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर छपा था, नाम द ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेरर फंडिंग। इसमें लिखा था कि 9/11 के बाद जब दुनिया भर की एजेंसियों ने अल-कायदा की जांच शुरू की, तब पता चला कि इस संगठन के ऑपरेटिव्स ने कई बिजनेस सेटअप किए थे और इन्हीं से टेरर फंडिंग की जा रही थी। कैसे? यूएस कांग्रेस में एक सीनियर एफबीआई अधिकारी ने बताया कि अल-कायदा के लोग यूरोप में एक कंस्ट्रक्शन और प्लम्बिंग कंपनी चला रहे हैं। इसमें उन्होंने हायर किया बोस्निया में लड़ चुके मुजाहिदीनों को। एक और बड़ी बात खुली कि अल-कायदा के स्लीपर सेल्स जर्मनी में सेकंड हैंड कारों का भी बिजनेस चला रहे थे। इस बिजनेस से होने वाले मुनाफे को हवाले के जरिए आए पैसों के साथ मर्ज कर दिया जाता। इस तरह न सिर्फ कमाई का नया जरिया तैयार हुआ, बल्कि हवाला के पैसे भी आसानी से व्हाइट हो गए। ये तरीका इतना कारगर और छिपा हुआ था कि आतंकवादी संगठनों ने अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और दुबई में अपने एसेट्स तक बना लिए थे। और ये तरीका सिर्फ अल-कायदा तक सीमित नहीं रहा, हिजबुल्लाह जैसे बड़े संगठन भी शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर पैसा एक से दूसरे देश भेजते थे और अपने ऑपरेशंस को फंड करते थे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी वो अपराध जिसे एक संगठित तरीके से अंजाम दिया जाए, जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग, ये एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आतंकवादी संगठनों के लिए इस तरह का तंत्र खड़ा करना आसान होता है और इसी कारण ड्रग्स की तस्करी उनके लिए आय का एक प्रमुख स्रोत बन जाती है। उदाहरण के तौर पर तालिबान और हिजबुल्लाह जैसे समूह अफीम और हेरोइन की तस्करी में गहराई से शामिल है। अफगानिस्तान में तालिबान देश के मैक्सिमम अफीम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तालिबान की अफीम सप्लाई से ही दुनिया में 80% से अधिक हेरोइन का प्रोडक्शन होता है। अफीम की सप्लाई से इतनी आमदनी होती है कि वो एक बड़ी सेना बना पाया, आधुनिक हथियार ले पाया। तभी तो तालिबान आज एक देश पर हुकूमत कर रहा है। विवेकानंद रिसर्च फाउंडेशन के एक पेपर के मुताबिक 2000 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी के रास्ते व्यापार की शुरुआत हुई थी ताकि दोनों देशों के बीच शांति को बढ़ावा मिल सके, लेकिन आतंकवादियों ने इस मौके का फायदा उठाकर इस रास्ते से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी शुरू कर दी, जिससे कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ावा मिला। संगठित अपराध का एक और तरीका है फिरौती, जिसमें किसी व्यक्ति को किडनैप करके उसके बदले भारी रकम मांगी जाती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है यूरोपीय सरकारों और प्राइवेट कंपनियों ने आतंकवादी समूहों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए लाखों डॉलर की फिरौती दी है। उदाहरण के तौर पर 2007 तक आईएसआईएस ने पश्चिमी देशों से फिरौती के तौर पर $20 मिलियन यानी आज के रेट से करीब 168 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए। टेरर फंडिंग का एक और बड़ा तरीका है चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओज की मदद से फंडिंग जुटाना और फिर उसे आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना। माने राहत प्रयासों के लिए इकट्ठा किए पैसे से ठीक उल्टा काम करने में इस्तेमाल होता है। ट्रस्ट और एनजीओ से जुड़े कानून कई देशों में ज्यादा सख्त नहीं है, इस वजह से इस फंड्स को आसानी से सीमा पार भेजा जा सकता है। द ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेरर फंडिंग रिसर्च पेपर में अमेरिका के उस वक्त के सबसे बड़े इस्लामिक चैरिटेबल ट्रस्ट होली लैंड फाउंडेशन यानी एचसीएफ का जिक्र है। अमेरिका में इस फाउंडेशन पर आरोप लगा कि इसके डोनेशन का बड़ा हिस्सा हमास को फंड करने में जा रहा है। हालांकि एचएलएफ ने शुरू में दावा किया कि वो फिलिस्तीनी क्षेत्रों में स्कूलों, अस्पतालों जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में फंड कर रहा है, लेकिन कोर्ट में ट्रायल हुआ और सबूतों से पता चला कि ये फंड बच्चों को सुसाइड बॉम्बर्स बनने के लिए इस्तेमाल किया गया। फंडिंग कैसे भेजी जाती है? एफबीआई के एक दस्तावेज के मुताबिक एचएलएफ ने वेस्ट बैंक और गाजा में जकात कमेटीज को पैसा दिया। जकात एक तरीके का इस्लामिक टैक्स होता है जो समाज में परेशान लोगों की मदद के लिए इकट्ठा किया जाता है। फिलिस्तीनी इलाकों में कई जकात कमेटीज को हमास के एक्टिविस्ट चलाते थे। जब एचएलएफ के बैंक रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो पता चला कि फाउंडेशन ने 1997 से 1999 के बीच
तुलकर्म जकात कमेटी को $70,000 यानी आज के रेट से करीब 59 लाख रुपए डोनेशन दिया था। इस कमेटी से जुड़े लोग जैसे मोहम्मद हामिद, इब्राहिम नील अल शम्स हमास की लीडरशिप का भी हिस्सा थे। कश्मीर में भी चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से टेरर फंडिंग के आरोप लगते रहे हैं। कुछ रिसर्च पेपर दावा करते हैं कि कश्मीर में स्कूल चलाने के नाम पर आई डोनेशंस का इस्तेमाल अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में किया गया। कुछ कट्टरपंथी संगठन ऐसे भी हैं जो कुछ देशों के प्रोक्सी के तौर पर काम करते हैं, जैसे ईरान के लिए हिजबुल्ला और हमास। ऐसे संगठन को देशों की सरकारों से पैसा और हथियार मिलता है। क्रिप्टो करेंसी की भी कुछ खासियत है जो इसे टेरर फंडिंग के लिए सूटेबल बना देती है। जैसे इसके जरिए फंड ट्रांसफर के लिए किसी भी तरह के बैंकिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती। एक क्लिक पर पैसा भी भेज सकते हैं, हवाला जैसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके की जरूरत नहीं होती। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसके ट्रांजैक्शंस को ट्रैक नहीं किया जा सकता। आईएसआईएस ने बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके भी फंडिंग जुटाई, दुनिया भर में समर्थकों से चंदे जुटाए। जरा सोचिए, दुनिया के कोने कोने से लोग चुपचाप टेरर फंडिंग के लिए पैसे भेज रहे थे और अधिकारियों को भनक भी नहीं लग रही थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी संस्था के कंट्रोल से बाहर है। अगर दुनिया में आतंकवाद को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले इसकी फंडिंग कम करवानी होगी, रोकनी होगी। जैसे अगर वॉशरूम से पानी बहकर कमरे में आ रहा हो तो बार बार पानी पोंछने से हल नहीं निकलेगा। पता करना होगा कि पानी लीक कहां से हो रहा है, उसे दुरुस्त करना होगा। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।